हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो फाइनली हम डी एंड एफ ब्लॉक का वन शॉट वीडियो कर रहे हैं। ये जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी उतना आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए इनफ होगा और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डी ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। डी ब्लॉक नेम्ड इन सच अ वे बिकॉज डी ब्लॉक कहाँ लाई करता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। तो दैट मीन्स एस ब्लॉक की जो आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज होगी और पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होगी उनके बीच में ट्रांजिशन का काम ये कर रहा है। यानी कि एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंज। जैसे आपको पता है एस ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में आपके नॉन मेटल्स होते हैं। सो ये जो डी ब्लॉक है जो बीच में आ रहा है वो एज अ ट्रांजिशन का काम करता है, क्योंकि ट्रांजिशन क्या देखा जा रहा है, ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज देखा जा रहा है। तो इसी वजह से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये बीच में आता है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट एक ही बात है। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द n-1 डी सबशेल। अगर आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला n-1 डी सबशेल में जा रहा है, या फिर कैसे बोल सकते हैं, एलिमेंट विच हैज़ इनकम्प्लीट डी सबशेल इन एलिमेंट्री स्टेट और इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सारे एलिमेंट किस कैटेगरी के होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यानी कि कोई भी एलिमेंट देख लो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबशेल में जा रहा है, या फिर जिसका n-1 डी जो सबशेल है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, किस स्टेट में देखना है, उसके एलिमेंट्री स्टेट में या फिर उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देख सकते हो। अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है तो यस, वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा आपका। जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहती है इसकी n-1 डी 1 to 10 रहता है। दैट मीन्स 1 भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो सकते हैं। और NS की वैल्यू 0 to 2 रहती है, क्योंकि सम जो कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें जो आपका NS है वो आपका 0 भी है यहाँ पर। तो 0 से आपका 2 ये चला जाता है। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक में जो सीरीज़ होती है वो आपकी 4 सीरीज़ होती है। फर्स्ट आपकी सीरीज़ होती है 3D 4D 5D एंड 6D। फर्स्ट जो सीरीज़ है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक इनके सभी के कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, जो कि ईजी भी है याद करने। देखो, स्कैंडियम 21 होता है, जिंक 30 होता है। तो अगर यहाँ 21 है तो 3D जो है आपका है, क्योंकि 3D सीरीज़ है, 3D में 1 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। अब ये 22 होता है तो ये 3D2 4s2, ये 23 होता है तो D3 कर लो, S2 कर लो। अब यहाँ पे क्रोमियम जो है, क्रोमियम की अगर आप लिखो कि क्रोमियम एंड जो कॉपर है उसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी अपनी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम आपका 3D5 4s1 होगा एंड कॉपर आपका 3D10 4s1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको बता दूँ 3D के सारे कॉन्फ़िगरेशन आप लर्न करोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी आपको आ जाते हैं। बाकी Mn का 3D5 4s2, फिर Fe का 3D6 4s2 हो जाएगा, D7 S2 हो जाएगा, D8 S2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, कॉपर का D10 S1 हो जाएगा और जिंक का क्या होता है, D10 S2 होता है। कॉपर का D10 S1 हो जाएगा। इसीलिए कॉपर एंड क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होती है। और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी जो हाफ फिल्ड जो सबशेल्स होती है, देखो D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, टोटल 10, उसमें से 5 भर रहे, यानी कि आपकी डी जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड है, और यहाँ पे डी सबशेल जो है वो फुली फिल्ड, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ना। उसके बाद हमारी 4D सीरीज़ आती है, यूटेरियम से लेके कैडमियम तक। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस है वो है पैलेडियम, Ag यानी कि सिल्वर और कैडमियम। इसमें ये 4D सीरीज़ है तो 4D आएगा, 4D 10 होता है, 10 10 10 रहते हैं, और इसमें S का डिफरेंस होता है 0 1 एंड 2। तो यहाँ पर देखो इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में S0 होता है। और यहाँ पे प्लैटिनम की एक याद कर लो कि 5D 9 रहता है और 6S1 रहता है। ये 5D सीरीज़ होगी, ये 60 है। एक्टीनियम से लेके आपका क्या है, कॉपरनीशियम तक होती है, और इन दोनों के बीच में 57 to 72 के बीच में आपका लेंथेनाइट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक्टिनाइट्स आते हैं, जो कि F ब्लॉक एलिमेंट की तरह पढ़े जाते हैं। एंड यहाँ से यहाँ जब आप जाते हो तो 18 का डिफरेंस आता है, 18 का डिफरेंस आता है इन द एटॉमिक नंबर। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 3D की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लर्न कर लो। ज़्यादातर आपको यही वाली पूछी जाती है और लगती भी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से भी आपके सॉल्व हो जाते हैं।
नाउ आपकी ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर की क्यों देखी जाती है? बिकॉज जो क्रोमियम है 3d5 है आपका एंड कॉपर में 3d10 है। हमेशा आप याद रखोगे फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है आर ऑलवेज स्टेबल, उनकी अलग ही स्टेबिलिटी होती है क्योंकि d5 है स्टेबल होगा, d10 है स्टेबल होगा, इसीलिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आते क्वेश्चन भी आ सकता है। Note, transition element D block element are always having incomplete D subshell in elementary state or in the most common oxidation state। तो देखो हमें क्या बोलना है कि D block elements कौन से होते हैं जिसमें कि आपकी incomplete D subshell होगी, या तो उसके elementary state होती है कि element की फॉर्म में चार्ज नहीं है, और in the most common oxidation state, या फिर इसकी most common oxidation state देखेंगे तो भी आपका incomplete D subshell होना चाहिए। Now फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर आपका देखो 3d10 4s1 है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ये कॉपर कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, इसके पास तो d10 है, बट इसका जो आपका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 में एग्जिस्ट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालो एक यहाँ से निकालो, इसका d9 आ गया, तो हुआ ना ये इनकम्प्लीट डी सबशेल है इसकी किस में, इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इसका वेकेंट आपका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स आ रहा है इसमें। तो यानी कि या तो आप एलिमेंट्री स्टेट में देखोगे या फिर आपकी उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे। जैसे Ag हो गया, Ag का आपका 4d10 4s1 होता है, ओके फिर आपका 5s1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर आपका यहाँ पर देखो 4d10 है। अब ये क्वेश्चन पे आता है, बताइए कि कैसे Ag जो आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंडर आता है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, इसलिए ये याद रखना Ag क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। बेशक इसका d10 है बट उसका जो Ag2 पॉजिटिव आयन है उसकी फॉर्म में ये क्या होता है, d9 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि इनकम्प्लीट डी सबशेल है। इसीलिए हम पता लगाते हैं कौन से एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है जिनका इनकम्प्लीट डी सबशेल होगा इन द ग्राउंड स्टेट, इन द एलिमेंट्री स्टेट और इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपने यहाँ बनाया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की फॉर्म में देख लो, जिंक कैडमियम मरकरी जो है आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। बेशक इसको डी ब्लॉक में जगह दी है बट ये हमेशा याद रखना ये तीनों जो होते हैं ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते। ऐसा क्यों? बिकॉज एक तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, d10 4s2, मतलब इसमें भी d10 रहेगा, s2 रहेगा, d10 s2 एंड d10 s2 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, d10s2 पूरा का पूरा फुली फिल्ड आपका ये d ऑर्बिटल है। अब आप बोलोगे इसकी अगर हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आपको पता होना चाहिए जिंक किसमें, ये सारे किसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर +2 भी हम कर दे फिर भी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 3d10 ही रहेगा, यानी कि एलिमेंट्री स्टेट में भी ये फुली फिल्ड रहते हैं d ऑर्बिटल, और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये फुली फिल्ड रहते हैं, जैसे कि d10 अभी भी फुली फिल्ड रह रहा है। इसी वजह से इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते इन तीनों को, और ये क्वेश्चन भी आते हैं। द जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर मेटालिक प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता है मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, एक्सेप्ट Hg जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है इवन एट द रूम टेम्परेचर। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आप ये भी पढ़ोगे। दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो इसमें है वो क्या होता है, उसकी अगर शेप देखोगे वो ऐसी होती है, मतलब एक्सपोज टू द पेरिफेरी होती है, बहुत फैले होते हैं देन द s एंड p ऑर्बिटल। सो सम इंट्रैक्शंस विद लाइगेंड, तो सो मोर इंट्रैक्शन वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल ज़्यादा फैले हुए हैं तो वो ज़्यादा इंट्रैक्शन करेंगे लाइगेंड के साथ। देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, और कलरफुल भी होते हैं, ये क्यों, डी ट्रांजिशन की वजह से, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, now coming on to the physical properties, transition element have generally high melting and boiling point होते हैं। अब melting point का आपसे क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये आपको एनसीईआरटी में ये ग्राफ बना हुआ है, इससे आपको क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले जब भी melting point की बात होगी तो melting point is directly proportional to the number of unpaired electron। जितने ज़्यादा unpaired electron है अगर किसी के पास, उतना ज़्यादा उसका melting point होगा। इसकी वजह से हमने क्या सीखा, नंबर ऑफ unpaired electron अगर ज़्यादा है किसी के पास, उसके पास हायर द मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं, यानी कि मेटल और मेटल में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है जब आपके ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए।
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दो मेटल है, दोनों के पास अगर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि मेटल और मेटल का बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो यही आपने इसमें याद रखना है। तो इससे क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि W जो है आपका टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड आपका क्रोमियम है, उनके क्या रहते हैं, हायर मेल्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट का आप देख रहे होंगे, ये 3D सीरीज है, ये 4D है, ये 5D है। 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो है भी क्योंकि ये अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि इनका मास भी ज़्यादा होता है। बट देखने वाली चीज़ है, ईच जो सीरीज है उसमें W ही सबसे टॉप कर गया मेल्टिंग पॉइंट में, फिर यहाँ पे मोलिब्डेनम आए, यहाँ पे क्रोमियम आए। इनका रीज़न क्या है? अगेन इन तीनों का रीज़न ये है, अपनी अपनी सीरीज में हाई मेल्टिंग पॉइंट पीक्स में आने का इनका क्या रीज़न है, ये कि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। वही एक चीज़ है, आंसर बिल्कुल इसमें जो रीजंस होते हैं उसमें बिल्कुल सिंपल रहते हैं। इनका जो है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन रिस्पेक्टिव सीरीज बिकॉज दे हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एंड हेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो यानी कि हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इन तीनों में से क्रोमियम का उठा के देख ले, बाकियों के लिए भी सेम रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगेन मैं वही आपको बात बोल रही हूँ कि 3D सीरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट आपको लर्न होनी चाहिए। क्रोमियम का यहाँ पर क्या है, 3D5 4s1 है। तो यहाँ पर 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, S में आपका 1 है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास होंगे तो उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उतना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। नाउ एक और चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर कि आप देख पा रहे होंगे कि जो टेक्नीशियम एंड जो मैंगनीज है वो अपनी अपनी जो सीरीज़ है उसमें बिल्कुल कम पे आ रहा है, कम उसके मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है। जैसे क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम हाई पे गए, नेक्स्ट जो आपका आता है उसमें ये बहुत नीचे को चले गए, ये बिल्कुल नीचे को मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ऐसा क्यों होगा? तो ये भी क्वेश्चन आता है, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैव कंपैरेटिवली लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों? मैंगनीज या टेक्नीशियम की बात करोगे, सेम फॉर द टेक्नीशियम रहेगा। मैंगनीज की बात करो 3D5 4s2 होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख लिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 5। अब देखो क्रोमियम के बाद आप मैंगनीज पे आ रहे थे, क्रोमियम में थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6, अब क्या हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। तो इसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रोमियम के बाद इनका कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, अब नेक्स्ट आने पे थोड़ी पेयरिंग हो चुकी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसी वजह से कम हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। ओके और एक और बात यह है कि 3D5 आपका स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये ज़्यादा उतना पार्टिसिपेट नहीं भी करेगा बॉन्डिंग में। ज़्यादा मेन रीज़न तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि कम रह चुके हैं 5, क्योंकि यहाँ पे 6 थे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे क्या है, S में पेयरिंग हो चुकी है, 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इनके दोनों के लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स रहते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। यानी कि आपका मेटल का बहुत बड़ा लैटिस बना है जिसमें कि मेटल और मेटल के बॉन्ड्स है बहुत सारे, तो आपने क्या करना है, उस मेटल और मेटल के बॉन्ड्स को तोड़ना है सो दैट आपको फ्री मेटल के एटम्स मिल जाए। तो उसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी कि एनर्जी दो, बॉन्ड्स को ब्रेक करो और एटम्स लास्ट में फ्री एटम्स हम फाइंड करते हैं, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी कि एटम्स, फ्री एटम्स को पाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है किसी लैटिस में। तो वैसे आपको लर्न करना है जो 5D सीरीज होता है उसकी सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, और ये है भी क्यों ये वाली चीज़, क्योंकि 5D में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और मास भी यहाँ पे 5D सीरीज में ज़्यादा रहता है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अगेन यही है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जितने ज़्यादा, यहाँ पर भी देखो सेम ही चीज़ है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी पीछे ज़्यादा किया था, यहाँ पर भी आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी एज मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आपका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी वजह से देखो अगर मेटल और मेटल के बीच में अगर हम यहाँ पर ये करते हैं कि मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक करना है
सो दैट हमारे पास मेटल और मेटल के एटम जो है वो अलग से मिले। तो ये वाली हीट ऑफ एटमाइजेशन होता है ये। तो मेटल और मेटल अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी ना, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यही बोला जा रहा है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड और उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पर यही चीज़ें 3D 4D 5D में से 5D सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है बिकॉज मास, एक बार ये है कि मास इंक्रीज करता है। मास इंक्रीज होने की वजह से जो मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग है वो भी इंक्रीज करती है। ऑल्सो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाता है। ओके, नाउ वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। वेरिएशन इन एटॉमिक साइज कैसे देखा जा सकता है, उससे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए साइज को समझने से पहले। पहली आती है जेड इफेक्टिव, जिसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस की एक पावर होती है। जैसे इफेक्टिव जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बीच में न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ बाहर क्या है, आउटर मोस्ट यहाँ पर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस की जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस की जो पावर होता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, कि अपने मतलब इनवर्ट पुल यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस की कितनी है सो दैट इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये क्या चीज़ है, पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि पॉजिटिव अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस कितना खींच सकते हैं। और वो कैसे कैसे बढ़ती है, जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं और आपके प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स भी आपके बढ़ते हैं। इस वजह से आपका जेड इफेक्टिव हो गया कि आपका पॉजिटिव जो पुल है वो कितना है, यानी कि पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है। नाउ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट है रिडक्शन इन द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। देखो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अब पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिव जो चार्ज है उसने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचना है, बट यहाँ पर भी इसके अंदर वाली शेल्स में भी क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, इनर जो आपके ऑर्बिटल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि इस तरह से स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को याद रखो कि शील्ड इसके साथ प्रोवाइड करना, यानी कि शील्ड बना देना। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि ये क्या एक इलेक्ट्रॉन जो ये है ये इनविजिबल सी शील्ड बना देते हैं जो कि इस वाले पॉजिटिव चार्ज को बाहर नहीं जाने देती। यही होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और सबसे ज़्यादा शील्डिंग करते हैं एस ऑर्बिटल, फिर पी, फिर डी एंड एफ। हम यहाँ पे कंसर्न है इन दोनों से, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ देख के देखो हैरानी होगी कि जो डी एंड एफ की है उनकी पुअर शील्डिंग है। डी एंड एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग होती है और इसी से बहुत आंसर हमारे बनते हैं। अब डी की पुअर शील्डिंग होने का मतलब क्या हो गया, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डी इलेक्ट्रॉन्स है, डी के इलेक्ट्रॉन्स है, तो पुअर शील्डिंग यानी कि वो जो ये शील्ड बनाएगी डी इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या बनाएगी, वो पुअर शील्ड बनाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर तक पहुंच सकता है और इजीली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पुअर शील्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को बाहर तक नहीं रोक पा रहे हैं, ये जाने दे रहे हैं बाहर, तो पुअर शील्डिंग हो गई इनकी। तो यही बात आपको समझनी है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर शील्डिंग ये दो प्रोवाइड करते हैं। और वैसे भी एटॉमिक रेडियस की क्या बात होती है, एस ब्लॉक का आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही जाता है, तो आपका जो रेडियस होता है वो कम हो जाता है। और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या फ़र्क पड़ेगा, देख लो कि अगर यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर के और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैसे हम क्या कर रहे हैं, जो साइज़ होता है वो जो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका साइज़ कहलाता है। तो साइज़ में ऑब्वियसली बात है जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल आता है। ओके,
तो इसी को देखते हुए हम बात कर लेते हैं इन जनरल लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो साइज डिक्रीजेस एज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड ऑल्सो D इलेक्ट्रॉन्स हैव पोअर शील्डिंग सो साइज डिक्रीजेस। देखो यहाँ पर हम बात करें 3D सीरीज की साइज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जब हम जा रहे हैं तो आपका क्या होता है यहाँ पे साइज डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है जनरली वैसे भी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे भी साइज डिक्रीज करता है क्योंकि आपका Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ रहा होता है। क्योंकि Z इफेक्टिव कब बढ़ता है? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है। क्योंकि आपको पता होगा Z इफेक्टिव किसका है? Z इफेक्टिव है न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन बढ़ेगा ना, जब आपके एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ता है। तो Z इफेक्टिव उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसकी वजह से इंक्रीज होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। इसी वजह से साइज जो है आपका कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगी। एंड ऑल्सो D इलेक्ट्रॉन्स हैव पोअर शील्डिंग सो साइज डिक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? क्योंकि हम D की बात करें तो जो ये इनर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए? D इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्योंकि हम अब D और D ब्लॉक की बात करें उसमें D सबशेल भी तो भरी जाती है। तो D इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? पोअर शील्डिंग होता है। पोअर शील्डिंग का मतलब क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज को बाहर जाने से नहीं रोकेगी। पोअर शील्डिंग है ना, शील्ड जो बनाई है उसने कमज़ोर बनाई है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या है? ये खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या है? हेंस आपका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है ना तो साइज आपका कम हो जाएगा इसमें। नाउ इसकी वजह से साइज डिक्रीजेस बिकॉज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बट डिक्रीजेस इन डिक्रीज इज स्मॉल एज Z इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग बाय यूनिटी ईच टाइम। देखो जब यहाँ से यहाँ आप जा रहे हो तो एटॉमिक जो नंबर है वो भी यूनिटी के साथ बढ़ रहा है, एक एक के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि जो आपका साइज हो रहा है डिक्रीज, हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज कम होता है क्योंकि जो Z इफेक्टिव है वो भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, एक एक यूनिट से बढ़ता जा रहा है। और अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहा है? क्योंकि ये सारे D के इलेक्ट्रॉन्स है, D सबशेल इसमें लास्ट में भरी जाती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग द D ऑर्बिटल विच हैज पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगेन पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से भी साइज आपका कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अगेन अब इसमें एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, जाते जाते यहाँ पे डिक्रीज होते होते आप एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यहाँ पर भी डिक्रीज होगा, बट Zn में एकदम से क्या होता है? साइज इंक्रीज हो जाता है। तो एट द एंड स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन एडेड D इलेक्ट्रॉन्स विल कॉज साइज टू एक्सपैंड। देखो यहाँ पर आपको ये समझने की बात है कि जो आपका जिंक है, जिंक आते आते कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 3d10 यानी कि D जो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके उसमें जो D इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने हैं? वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ठीक है, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा था? पॉजिटिव चार्ज जो Z इफेक्टिव है अपना, ये Z इफेक्टिव दे रहा था सो दैट सबसे लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको ये खींच ले। पर वो क्या कर रहा है? अब वो चलो खींच भी लेगा बट साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन की ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, वो भी जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो आपस में थोड़ा रिपल्शन करेंगे। इन रिपल्शंस की वजह से जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं D में इतने सारे, उनकी वजह से थोड़ी रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से ये जो साइज है ये थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा क्योंकि अंदर ही अंदर रिपल्शंस होने लगेगी। ओके, तो आपको आंसर देना है नाउ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन एडेड D इलेक्ट्रॉन विल कॉज साइज टू एक्सपैंड। इस वजह से लास्ट में साइज इंक्रीज हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं साइज के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन भी आता है वो है आपका 3D 4D एंड 5D सीरीज का कंपैरिजन। सबसे पहले तो लर्न कर लो, जैसे ही डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे 3D से 4D जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है। बट 4D एंड 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। दिस इज ड्यू टू द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका और यूजुअली बनता भी है। ऑन गोइंग फ्रॉम 3D टू 4D, अगेन मैं वही बात कह रही हूँ, साइज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है। बट ऑन गोइंग फ्रॉम 4D टू 5D साइज रिमेन कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट सेम
मतलब बिल्कुल सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका रीजन है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ 4f ऑर्बिटल। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब आप 5D में 5D सीरीज जब आपकी शुरू हो जाती है तो उसमें 4f जो ऑर्बिटल्स है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से 4f की इंट्रोडक्शन शुरू होती है। जब 4f इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू कर देते हैं बिफोर 5D सीरीज, मतलब आपके 4f इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 5D सीरीज जब शुरू होती है, 5D सीरीज में 4f के ऑर्बिटल्स भरने शुरू हो जाते हैं 5D से भी पहले। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4f बिफोर। इट इज ऑल्सो वी नो दैट 4f आपका क्या होता है, वो पोर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करता है। सपोज अगर ऐसा है आपका, ये बोला जा रहा है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर आपका 4f है, यहाँ पे आपका 5D है, यहाँ पे आपका 6s है। सपोज ऐसा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप यहाँ आपको पता है कि 5D में 4f इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू हो जाएंगे। अब पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा था और वहीं से हम देखते हैं कि साइज कितना बड़ा छोटा हो रहा है। बट क्योंकि 4f अब इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है 4f की पोर शील्डिंग होती है, देन द D से भी कम उसकी पोर शील्डिंग होती है। कम शील्डिंग हो रही है, इसकी वजह से जो साइज़ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अच्छे से इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा। यानी कि 4f की और ज़्यादा पोर शील्डिंग होने की वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा अपने पास खींचेगा। इसी को कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, कि लेंथेनाइट्स में कॉन्ट्रैक्शन भी इसी की वजह से होती है, ड्यू टू द 4f की पोर शील्डिंग की वजह से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज। किस वजह से? ड्यू टू द पोर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से साइज यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इंक्रीज होना चाहिए था, पर 5D में इसके अंदर क्या होता है, 4f इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से पोर शील्डिंग यानी कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, होना तो बढ़ना चाहिए था बट ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। तो पक्का इसका आंसर है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। सो न्यूक्लियर चार्ज विल अट्रैक्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और आपका साइज कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तो बात आपने समझ ली कि 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, बट इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 3D 4D 5D की चीज़ें ये लिख ली। स्कैंडियम के नीचे आता है यटीरियम और यहाँ पे आता है लेंथेनम, फिर टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम आता है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो स्कैंडियम, यटीरियम एंड लेंथेनम है उनमें साइज क्या होता है, उनमें वैसे ही रहता है, साइज इंक्रीजेस। यहाँ पर यटीरियम एंड लेंथेनम में कोई साइज सिमिलर नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 4f की जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है, लेंथेनम में नहीं होती। लेंथेनम के बाद ही 4f इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है। इस वजह से ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो बोल देते हैं ना कि 5D एंड 4D के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं साइज, बट यटीरियम एंड लेंथेनम का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 4f के इलेक्ट्रॉन्स की इंट्रोडक्शन नहीं हुई होती अभी तक। क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथेनाइट्स की भी अगर मैं बात करूँ, लेंथेनाइट्स इसके बाद ही आते हैं, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके बाद ही भरे जाते हैं। तो यानी कि ये साइज नॉर्मली रहेगा, जैसे इंक्रीज करता है, अब यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा, इन दोनों का सेम रहता है। जिरकोनियम एंड हैफनियम का बहुत बार क्वेश्चन आता है, बताइए क्यों इनका साइज सिमिलर है। तो अगेन यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका सिमिलर हो गया। और ये क्यों है? बिकॉज आपके जो 4f इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड, सो नो पोर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन, सो नो सिमिलैरिटी इन साइज। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? सबसे पहले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि किसी गैसियस स्फीयर में से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमारी लग रही है। जनरली क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है लेफ्ट टू राइट की आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज भी ऑलमोस्ट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका Z इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज कर रहा है। देयर आर मैनी इरेगुलरिटी, बट हमने देखा है कि इसमें जो आपकी डी ब्लॉक है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में, उसके ट्रेंड्स के केस में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज होती है, बिकॉज देयर आर ऑल्सो सम रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी अकम्पनिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसके साथ साथ दो और एनर्जीज होती है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड एक्सचेंज एनर्जी। अब इससे क्वेश्चन तो नहीं आता, बट थोड़ा समझने
समझने के लिए समझ लो कि क्यों इतनी इरेगुलरिटीज़ होती है आयनाइजेशन एनर्जी की ट्रेंड में। क्योंकि ध्यान से देखो, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सपोज हमने 4s ले लिया, 3d ले लिया, तो क्या होता है, एनर्जी रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 4s to 3d। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, और वो भी क्यों जाना, फॉर द स्टेबिलिटी, सो दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा बन जाए। तो अगर 4s को यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पे शिफ्ट करवाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को रिक्वायर्ड करेगा, एब्जॉर्व करेगा एनर्जी को। तो एक तो इस तरह की एनर्जी भी इनमें यूज़ होती है। थोड़ी एनर्जी कौन ले लेता है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ले लेती है, ठीक है, सो दैट वो अपने को रीऑर्गेनाइज करवा पाए, 4s से उधर को चला जाए। और दूसरी होती है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज। सबसे पहले तो ये एनर्जी रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन स्वैप पोजीशन या फिर एक्सचेंज पोजीशन इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। देखो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इस और इस पोजीशन के साथ एक्सचेंज करेगा अपनी पोजीशन, ये इसके साथ एक्सचेंज भी करेगा, ये इसके साथ भी एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ भी एक्सचेंज करता है पोजीशन, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और एनर्जी आपकी थोड़ी रिलीज होती है। तो सब कुछ मिला के इसी वजह से इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। अब ध्यान दो कहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जहाँ कॉन्फिगरेशन होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है, आपको पता है, इसीलिए उनकी थोड़ी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। मेनली आपकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा आपको दिक्कत आती है रेदर कि आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालो। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू विड्रॉ सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो Z इफेक्टिव होता है नाउ विल बी मोर इफेक्टिव ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो आयनाइजेशन एनर्जी 1 का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन आपने एटम से निकाला। जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल चुके हो तो जो न्यूक्लियस की पूरी पावर है वो तो अब बढ़ गई ना, क्योंकि उसको कम इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना पड़ रहा है। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, तीसरे पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। नाउ क्वेश्चन कैसे आता है, वाई जिंक हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी 1। आपको पता है जो आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर कॉन्फिगरेशन से हो जाते हैं। तो जिंक का आपका 3d10 है। इट इज़ डिफिकल्ट टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्यों कम है, इलेक्ट्रॉन 1 से निकालोगे, अगर आप 4s से निकालोगे फिर भी यहाँ पे ये पेयर में है, और 3d10 भी आपका पेयरिंग में, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत देनी पड़ती है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपकी है ये। एंड विच हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी 2, क्रोमियम या फिर मैंगनीज। जैसे क्रोमियम है आपका, जो भी आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन हो गए हमेशा इसी तरह से करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। 3d5 होता है, क्रोमियम की सेकंड बोली गई है, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4s से जाता है इलेक्ट्रॉन, तो आपका 3d5 निकला। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगेन क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 किसकी, क्रोमियम की ज़्यादा होगी। मैंगनीज में देखते हैं, मैंगनीज क्या होता है, D5S2, एक इलेक्ट्रॉन निकालो, इतना बच गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इजीली निकल जाएगा, 4s से इजीली निकल जाएगा, और आपको क्या है, इजीली आपको आयनाइजेशन एनर्जी विल नॉट बी दैट मच है, आपको इजीली निकल जाएगा, इसलिए क्रोमियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। मैंगनीज एंड Fe में, मैंगनीज आपको पता होता है ये है कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी D6S2 है ना। आयनाइजेशन एनर्जी 3, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसकी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना बचेगा, D5 बच गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इसीलिए मैंगनीज की सबसे ज़्यादा आपकी ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 3 आपकी ज़्यादा है ना। इसमें क्या बात हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 आपकी इसमें लेस होगी, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए आपके, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आपको इजी होगा, क्योंकि कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यहाँ पर। इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी देखी गई है जो 5d की होती है वो ज़्यादा होती है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका थोड़ा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से भी आपका मिलता जुलता है उसका आंसर। कि देखो 3d वैसे एक्चुअल में क्या होता है, डाउन द सीरीज आपका क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप आपका क्या होना चाहिए था कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स, बट
क्या होता है, जो लास्ट आपका 5D होता है उसमें 5D ही याद करो, 3D 4D में तो आपस में नहीं पूछेंगे। 5D की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? जनरली डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी शुड डिक्रीज एज साइज इंक्रीजेज, बट इन 5D द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। 5D में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। इट इज़ ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अगेन रीज़न वही रहता है सेम, 4f इलेक्ट्रॉन क्योंकि 5D में आ जाता है उसकी वजह से पुअर शील्डिंग हो जाती है। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से, क्योंकि अगेन जैसा रीज़न साइज का था, साइज अगर कम हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने में 5D में, तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साइज़ कम हो चुका है। इसी वजह से अगर आपको पता है कॉपर के नीचे Ag आता है, फिर आपका गोल्ड आता है, तो यहाँ पे Ag और गोल्ड में से गोल्ड की ज़्यादा हो जाएगी। ये आपको पता है ऐसे क्यों होता है, पोर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी वैसे कैसे मूव होती है? पी ब्लॉक की सबसे ज़्यादा होती है, फिर डी ब्लॉक की कम होती है, एस ब्लॉक की सबसे ज़्यादा कम होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करवा रही हूँ, ऐसे आता है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों है? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज देर इज वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन n-1d और जो ns ऑर्बिटल है इसमें, उनके बीच में बहुत कम आपका एनर्जी गैप होता है। अगर दोनों के बीच में एनर्जी गैप कम है मतलब आपका, और साथ ही साथ n-d क्या होता है, मेनली इनकम्प्लीट सबशेल रहती है। एज अ रिजल्ट इस वजह से, इन दोनों के बीच में कम गैप होने की वजह से ये दोनों ही बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। दीज बोथ टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, हेंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि अगर दोनों ही आपके ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इसकी वजह से इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है? तो इस तरह से आप करो, स्कैंडियम की ओनली एंड ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। क्योंकि +3 ही क्यों रहती है? क्योंकि +3 लूज करने, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये पूरी D0 बनता है, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, ये D0 बन जाता है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ इसके बाद आप देख सकते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आपको लर्न ये करना है, मैंगनीज सबसे ज़्यादा जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी ये ऐसे आता है, ये +3, +4, +5, +6, +7 तक आती है मैक्सिमम। उसके बाद कम होना शुरू हो जाती है, और जिंक की तो सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है +2। कॉपर में भी +1 एंड +2 होती है, +2 आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है। और ये जो मार्क करी हुई है ये सबकी क्या है, ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको यहाँ मैं बता दूँ, ये जो आप पहले देख रहे हो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एज लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू लूज और शेयर। Less number of oxidation state here because too many d electrons have few orbitals available in which electrons can be shared with other। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके बहुत इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा है, डी इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें, जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे जिंक पे D10S2 होती है, इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा होते हैं, बट आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल भी तो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, खाली ऑर्बिटल यहाँ नहीं बन पाते, इसीलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती, इसीलिए कम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हो रहा है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं शेयर करने के लिए, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। ओके, इसलिए शेयरिंग अच्छे से हो जाती है। और मैंगनीज में तो इसलिए होता है, ये एज ए क्वेश्चन भी आएगा, मैंगनीज में तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बिकॉज मैंगनीज के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि आपके सारे के सारे ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसी वजह से +7 आती है। तो यहाँ देखते हैं द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की है, वो है +2, सबकी मोस्ट कॉमन है, जो एक्सेप्ट स्कैंडियम की ओनली +3 रहती है। वाई मैंगनीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? ऐसे क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि D5-4s2 होती है। इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी ईजीली लॉस्ट और शेयर्ड।
अगेन मैं आपको यही बोल रही हूँ कि D5S2 है, और साथ ही साथ इसका क्या होता है, इसके पास क्या है, बहुत ऐसे मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ये किसी के साथ बॉन्ड बना के शेयर भी कर सकता है या दे भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब आप बोलोगे कि जिंक के पास तो D10 है तो ऐसा क्यों नहीं हो, तो अगेन वही बात आ जाती है, D10 के पास इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा है बट इसके पास क्या है, ऑर्बिटल्स नहीं है, मतलब गेन करने के लिए ऑर्बिटल्स मतलब वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, इस वजह से बॉन्ड नहीं बना पाते, ये फुली फिल्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंगनीज जो है इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी इजीली लॉस्ट और शेयर्ड, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी आएगी। ना मोस्ट स्टेबल तो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी होती है, इनमें यही वाली रहती है, जैसे टाइटेनियम में +4 +5 +6 +7, Fe में +2 एंड +3, कोबाल्ट में भी +2 +3, निकल में +2 एंड कॉपर में भी +2, ये भी क्वेश्चन आता है। जिंक में ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है। नाउ पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो स्टेट आएगी वो कौन शो करता है, वो ऑस्मियम शो करता है जो कि +8 होती है इन पी ब्लॉक। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पी ब्लॉक में आपने देखा होगा जो नीचे नीचे के एलिमेंट्स होते थे, जो हैवियर एलिमेंट्स होते थे, उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती थी। जैसे अगर कोई +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो पी ब्लॉक में हैवियर जो मेटल्स है वो हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे। दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट जो डी ब्लॉक एलिमेंट में है उसमें अगर आप देखें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल इन हैवियर एलिमेंट। अब इसका एग्जांपल कैसे देखना है, जैसे सपोज ये है आपका YK2Cr2, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है, K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट मोलिब्डेनम, क्योंकि क्रोमियम के नीचे MO एंड W आता है इसी की सीरीज में इस तरह से, तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट मोलिब्डेनम एंड आपके टंगस्टन वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +6 है, यहाँ पे मोलिब्डेनम की +6 है, अगेन इसकी भी +6 है। तो हमने क्या याद किया है, जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं यानी कि डाउन द ग्रुप जो आपके हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इन तीनों में देखें तो इन दोनों में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है rather than दिस। तो इसी वजह से अगर ये +6 यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है तो ये क्यों +3 में जाना पसंद करेगी, ये +3 में नहीं जाएंगे, और ना ये भी आपका टंगस्टन +3 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी इसमें स्टेबल है। ऑन द अदर हैंड ये उतनी स्टेबल, ये वैसे स्टेबल तो है बट इनके कंपैरिजन में उतनी स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगी, इट कैन रिड्यूस टू +3। ये वाली जो +6 है क्रोमियम वो +3 में जा सकती है। तो +3 में जाना यानी कि खुद की रिडक्शन होना और दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। इसी वजह से ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्रोमियम 6+6 से +3 में जा सकते हैं, ये लोग नहीं जा सकते बिकॉज ये अपने में ही +6 में खुद ही स्टेबल रहते हैं। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये इस बार पेपर में आए, वाई कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव। देखो अगर आप ध्यान से देखो, कॉपर पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन होती है D10 एंड कॉपर 2 पॉजिटिव की होती है D9। अगर तो सिर्फ आप अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन ही देखोगे फिर तो आपको लगेगा कॉपर 1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट शुड बी मोर स्टेबल, बट ऐसा नहीं होता। तभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, और उसका रीज़न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बट है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो डिस्पाइट ऑफ हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Cu पॉजिटिव आर लेस स्टेबल देन द Cu2 पॉजिटिव बिकॉज हियर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स। Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन द कॉपर। देखो जो 2 पॉजिटिव है वो मोर स्टेबल होती है कॉपर प्लस से, बिकॉज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर देन द कॉपर पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है देन द कॉपर पॉजिटिव। जैसे ये है कॉपर 2 पॉजिटिव में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों? हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी चीज़ अगर बॉन्ड बनाए तो आपको पता है जब बॉन्ड बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। और अगर एनर्जी कहीं पे ज़्यादा रिलीज हो रही है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम स्टेबल होता है। तो अगेन यही आपको डायरेक्टली लिखना है ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 2 पॉजिटिव में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे भी तो आप बोल सकते थे कि कॉपर पॉजिटिव भी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा देता है, बट ऐसा नहीं होता।
कॉपर पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी नहीं होती, कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ऐसे क्यों? कॉपर 2 पॉजिटिव स्मॉलर इन साइज, इट वुड हैव हाई चार्ज डेंसिटी। देखो कॉपर 2 पॉजिटिव एक तो स्मॉलर इन साइज है और दूसरा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ आराम से अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे और एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेंगे। इसी वजह से ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी दिस कॉन्फिगरेशन कॉपर 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन द कॉपर पॉजिटिव। Now next topic is standard electrode potential मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल में अगर जा रहे हैं हम तो ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए किया गया है और यही वाला टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो हम इसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कैन बी मेजर्ड विद द डेल्टा एच टोटल, यानी कि टोटल रिएक्शन की जो आपकी एंथैल्पी होगी उससे आप इसको मेजर कर सकते हो। सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं, देखो मेटल जो आपका सॉलिड है उससे मेटल आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एक्वस चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के 3 स्टेजेस होते हैं। मेटल सॉलिड से मेटल आयन की एक्वस की तरफ ले जाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी या फिर यहाँ पे एटमाइजेशन एनर्जी भी आता है। पहले यहाँ पर सॉलिड से किस में जाएगा, सब्लिमेशन क्या होता है, गैस में शिफ्ट हो जाना, गैस में चला जाएगा। गैसेस जो स्फीयर है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, एक निकालोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ही होती है टू एब्स्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे मेटल 2 पॉजिटिव बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये 2 पॉजिटिव भी गैस में है, गैस से हमें एक्वस में ले जाना है तो उसको क्या देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ से रिलीज करवाएंगे। ओके, तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस बन के ये आता है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो मतलब कैसे मेजर करते हैं, टोटल जो आपकी एंथैल्पी होती है रिएक्शन, इस रिएक्शन की। तो जो ये टोटल एंथैल्पी है जिसको कि ई नॉट भी कहा गया है टोटल, वो एक्चुअल में क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी है प्लस फिर आयनाइजेशन एनर्जी है फिर प्लस हाइड्रेशन एनर्जी है। बट आपको पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है। ये वाली एनर्जी रिलीज है इसीलिए यहाँ पे इसके फॉर्मूला पे नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू बिकॉज इट इज़ एनर्जी रिलीज। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज है। बस आपको अगर ये भी नहीं लर्न करना, सिर्फ आपको ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल पॉजिटिव से मेटल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बोला है। अगर ध्यान रखो, अगर कहीं पर भी इसकी वैल्यू की बात मैं ये कर रही हूँ, अगर इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है, मोर है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू मोर है तो यहाँ से यहाँ जो दिखाया हुआ है यहाँ से यहाँ जाने का प्रोसेस ईजी है, मतलब रिडक्शन ईजी है। अगर सपोज इसकी वैल्यू कहीं पर भी लेस गिवन होती है तो यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ जाने का जो प्रोसेस है नॉट इजी रिडक्शन, इसका मतलब वो इजी नहीं रहेगा, रिडक्शन आपकी इजी नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आ सकता है, वो क्या है, डायरेक्ट इसके एज अ क्वेश्चन आप लर्न करो, लर्न मतलब समझो। तो ई नॉट यहाँ पर मेटल पॉजिटिव से मेटल जो है वैल्यू ऑफ जो कॉपर है यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है कॉपर का, वो पॉजिटिव आता है। और ये है भी सही बात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज़ पॉसिबल रीज़न फॉर दिस, इसका पॉजिटिव होने के पीछे कारण क्या है। देखो या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसके रीज़न आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसके रीज़न नहीं आ रहे तो आपको यही बताना है। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो कि ई नॉट जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या हो गया, मतलब यही ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव कब आएगा। अब ये देखो, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक ये वाली वैल्यू है, इन दोनों को मिला के एक ये पॉजिटिव की वैल्यू है, ये आपकी नेगेटिव की वैल्यू है। अब मुझे बताओ ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड आपकी कब पॉजिटिव आएगी, जब दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। कब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आपको पता है यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब आपकी ये वाली जो टर्म है आगे वाली यानी कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। तो अगेन वही रीज़न देना है, मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ। अगर ई वाले क्वेश्चंस में ध्यान से सुनो, डी एंड एफ ब्लॉक के ई वाले क्वेश्चन में, सिर्फ डी एंड एफ के लिए बोल रही हूँ, डी एंड एफ के ई नॉट वाले क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो डायरेक्टली पहले ये फॉर्मूला याद करो। अगर इसको पॉजिटिव बताया है तो देख लो, तो पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये वाली दोनों चीज़ ज़्यादा होगी, बड़ी होगी इससे, और ये वाली चीज़ नेगेटिव कब होगी, जब हाइड्रेशन एनर्जी आपकी ज़्यादा हो रही होगी। तो डायरेक्टली आंसर बनाना सीखो इसमें। तो आप अगेन क्या कहोगे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाली कॉपर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो 100% इसमें ऐसा होगा कि यहाँ पे सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन द इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, और यही आंसर इसका है।
दिस इज ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी। एटमाइजेशन और सप्लीमेशन एनर्जी एक ही बात होती है। एंड हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विच इज़ नॉट कंपनसेटेड बाय हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा थी, ये कम थी, इसी वजह से पॉजिटिव आया, जो कि आंसर को जस्टिफाई भी कर रहा है। अगेन या तो इससे क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर जो तो डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नज़र आ रहे हैं उनको तो वैसे ही करना। अगर कहीं पर फंस जाओ तो डायरेक्टली आप इसी से कर लो। जैसे ये तो बिल्कुल ही आप ध्यान में रखो, कॉपर का रीज़न तो इसी से आता है ना। ये क्वेश्चन आता है कि मैंगनीज जो है वो +2 से जो 0 है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, उसका लो क्यों है। तो देखो इसके रिडक्शन पोटेंशियल का लो होने का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा होगा। तो हम मैंगनीज 2 पॉजिटिव की जब हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी वो हमारी D5 आई जो स्टेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से नॉन स्टेबल में कौन जाना पसंद करेगा। इसी वजह से 0, इसी वजह से लो आ गई आपकी, तो वो लिख लो। Zn2 पॉजिटिव से ये जो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ जाने का पोटेंशियल वो कम है। तो Zn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखिए वो D10 थी, तो D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उससे आप उसको किसी और चीज़ में ले जाना, उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। इसी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल आपका लो हो गया। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद HCl टू लिबरेट H2 गैस। इसी वजह से, क्योंकि आपको पता है जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, यानी कि वो बहुत अच्छी रिडक्शन दे सकता है, वो खुद रिड्यूस हो सकता है, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता। इट इज़ बिकॉज कॉपर हैज़ इवन हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव है देन द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी इसका पॉजिटिव होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे आपने पीछे करा था, याद किया होगा, देखा था आपने, पॉजिटिव आ रहा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कॉपर का इतना पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि ये HCl के साथ रिएक्ट करके भी H2 लिबरेट नहीं करता, क्योंकि अगर इसे H2 लिबरेट करना होता तो इसे क्या करना होता, H पॉजिटिव को, देखो अगर किसी भी चीज़ को H2 लिबरेट करना है तो दैट मीन्स H पॉजिटिव को कहाँ से कहाँ ले जाना है, H पॉजिटिव से 0 में ले जाना है, यानी कि H पॉजिटिव की क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। पर ये दूसरे की H पॉजिटिव की रिडक्शन H2 0 में क्यों करवाए, ये तो खुद रिड्यूस होना पसंद करता है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न यही है क्योंकि कॉपर का पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा, किसी और को रिड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए HCl के साथ रिएक्ट करके भी मेटल है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके भी ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड कॉपर कैन रिएक्ट विद, एक एक्सेप्शन भी है, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके ये आपको लिबरेट नहीं करता H2 गैस, बट ये लिबरेट करता है H2 गैस अगर इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाए। यानी कि कॉपर की रिएक्शन अगर इसके साथ या इसके साथ हो तो H2 गैस फिर भी रिलीज हो जाएगी, इसके साथ तो रिलीज नहीं होगी, क्योंकि खुद का ही इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ ट्रेंड फॉर द जो मेटल का 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में जाने का रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसमें देखो अब कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका सारा जो आपके NCERT में लिखा है और जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा वो मैंने सारे लिख लिए। तो यहाँ पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव की अगर कोई भी पूछे कि बताइए इसकी लो वैल्यू क्यों होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में लो वैल्यू है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जाना पसंद नहीं कर रहा होगा। तो अगेन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0 होती है, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसी वजह से ये यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाते हैं सॉल्व। अगर कोई नहीं हो रहा है तो उसमें वही वाली जो मैंने पीछे इक्वेशन बताई, जैसे कॉपर के लिए जो रीज़न था वही लगाने हैं। नाउ E0 जो जिंक 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में है उसकी हाई वैल्यू है, यहाँ से यहाँ जाने में हाई वैल्यू, यानी कि एट लास्ट कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ होगी जो कि यहाँ से यहाँ जाने पे कंपेल हो रहा है। तो जिंक 2 पॉजिटिव की इनकी देखो, जिंक 3 पॉजिटिव D9 होता है, जिंक 2 पॉजिटिव D10 होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो जाना पसंद कर रहा है, तभी तो हाई वैल्यू आ रही है। अब 3 पॉजिटिव से मैंगनीज के 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव D4 है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव D5 है, तो ऑब्वियसली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तभी हाई वैल्यू है। 3 पॉजिटिव से आयरन के 2 पॉजिटिव में जाना पसंद नहीं कर रहा है, लो वैल्यू है। यहाँ D5 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ D6 है, D5 आपकी स्टेबल होती है आपको पता है, इसीलिए जाना पसंद नहीं कर रहा है, यहीं रहना पसंद कर रहा है। एक और चीज़ आती है वेनेडियम का 3 पॉजिटिव से +2 वो जो है, तो इस तरह से लिखा जाता है लेस नेगेटिव वैल्यू, समटाइम्स इस तरह से इसे लिखा जाता है लेस नेगेटिव वैल्यू। देखो लेस नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होगा कि ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब तो वो हाई वैल्यू हुई ना,
फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर लाइन पे अगर आप ये देखो लेस नेगेटिव वैल्यू, ये 0 है, ये -0.23 है, सपोज यहाँ पे -1.9 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ लेस नेगेटिव वैल्यू, लेस नेगेटिव वैल्यू, यानी कि नेगेटिव में लेस है वैल्यू, ये देखो ये क्या है, नेगेटिव में हाई वैल्यू है। तो जो लेस में नेगेटिव में जो लेस वैल्यू होती है वो एक्चुअल में हाई वैल्यू होती है। देखो इन दोनों में से अगर मैं आपको बोलूँ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये कम है, ओके, नेगेटिव में कम वैल्यू है। तो यही बोला जाता है समटाइम्स इसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होती है, यानी कि जो नेगेटिव में वैल्यू है वो लेस है, मींस इसकी हाई वैल्यू होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब यहाँ से आप इधर जा रहे हो, ये रहा D2 आपका, ये हुआ इसका D3 आपका क्या है, D3 आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। क्यों, बिकॉज आपको पता है ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है T2G एंड EG में, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फुली फिल्ड यहाँ पे T2G बना रहे हैं, तो ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड T2G लेवल, इसी की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव वैल्यू आई या फिर हाई वैल्यू आई। ओके, इस तरह से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर कॉन्फ़िगरेशन से, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर कॉन्फ़िगरेशन से आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आपने क्या चीज़ों से करना है, किस चीज़ों से करने हैं, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी हाइड्रेशन एनर्जी की और आयनाइजेशन एनर्जी की जो इक्वेशन बताई थी, उससे आपको क्वेश्चन आंसर लाना है। ठीक है, नाउ ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जैसे आपकी क्रोमियम की +6 है, मैंगनीज की +7 है, वो देखा गया है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबलाइज्ड बाय फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स, यानी कि जो मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। फ्लोराइड कैन स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, फ्लोरीन क्यों स्टेबलाइज करता है, बिकॉज इसकी जब ये बॉन्ड बनाएगा ये हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। ओके, लैटिस ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हाई बॉन्ड एंथैल्पी होगी, बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इसकी, आपको पता है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉल साइज होता है, इस वजह से अच्छे बॉन्ड्स ये बना सकता है। दूसरी चीज़ जो ऑक्सीजन होता है वो स्टेबलाइज करती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, मतलब फ्लोरीन से भी ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एक खास बात होती है, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद द मेटल, इसी वजह से फ्लोरीन से भी ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो सपोज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइटेनियम 4 पॉजिटिव है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन स्टेबलाइज कर रहा है, आप किसके साथ कंपाउंड बना रहे हो, फ्लोरीन के साथ। +5 को कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। +6 को यहाँ पर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है। यहाँ पे मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, यहाँ पे MnF मतलब फ्लोरीन, डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ ये कंपाउंड नहीं बनता, उसमें ऑक्सीजन हमेशा आता है। हमेशा याद रखना, मैंगनीज कभी भी अकेला फ्लोरीन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, उसमें हमेशा ऑक्सीजन आता है, या फिर मैंगनीज पूरा का पूरा ऑक्साइड के साथ ही बॉन्ड बनाता है, अकेला फ्लोरीन के साथ नहीं बनाता। क्योंकि आपको पता है मैंगनीज जो है यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑक्सीजन की क्या होती है, टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। तो इस वजह से Mn2O7 जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, इसी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है मैंगनीज के साथ। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। एक्सप्लेन वाई कॉपर पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कॉपर के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसमें बोला जाता है कॉपर जो आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्यों स्टेबल नहीं है। ये इसीलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि कॉपर पॉजिटिव क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसकी साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो रही है, +1 से +2 में जा रहा है, +1 से 0 रिडक्शन में, साइमल्टेनियस रिडक्शन में जा रहा है। इसी वजह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता। ऑन द अदर हैंड जो कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव का स्मॉल साइज होता है और हाई चार्ज डेंसिटी होगा देन द Cu पॉजिटिव। सो कॉपर 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं विद वाटर मॉलिक्यूल एंड विल रिलीज मोर हाइड्रेशन एनर्जी। और आपको पता ही है कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है देन द कॉपर पॉजिटिव। तो कॉपर पॉजिटिव की क्या होती है, कॉपर पॉजिटिव की कम हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसकी ज़्यादा होती है और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है। और आपको पता होगा बेशक कॉपर 2 पॉजिटिव की जो आयनाइजेशन, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इतना डोमिनेटिंग फैक्टर होता है कि उसको भी आपका कंपनसेट कर देता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ भी सकता है पेपर में। नाउ
अब हमारी बात है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक ऐसे कंपाउंड है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिनको वीकली अट्रैक्ट करती है। डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच आर स्ट्रांगली रिपेल्ड, मेनली दीज आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक एक्सट्रीम केस होता है पैरामैग्नेटिक का, कंपाउंड्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं होते ही है, एक्सेप्ट जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में D0 हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव में D10 हो जाती है, तो ये डायमैग्नेटिक बन जाते हैं। नाउ अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट का स्पिन ओनली फॉर्मूला ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n × n+2 बोहर मैग्नेटोन। तो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ डाइवैलेंटाइन। डाइवैलेंटाइन यानी कि जिसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर 25, जिसका कि एटॉमिक नंबर 25 है। तो आपको 3D सीरीज अगेन मैं बोल रही हूँ पता होना चाहिए। तो 25 किसका होता है? मैंगनीज का। तो मैंगनीज होता है D5S2, तो डाइवैलेंट पूछा गया है, मैंगनीज का +2 पूछो तो यहाँ पर D5 हो जाएगा। 5 को इस तरह से लिख सकते हो, D ऑर्बिटल्स में लिखने हैं पांचों, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 5 आगे इस फॉर्मूला में अगर पुट करोगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 5 आ रहे हैं तो आपके पास आंसर में 5.9 या 5.8 इस तरह का आ रहा है। 4 होते हैं यहाँ तो 4.8 या 4.9 बोहर मैग्नेटोन, इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट कोई भी आपको निकालने को आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कलर जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं वो किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। यही एक रीजन है वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल, देखो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से डी ऑर्बिटल के ही लोअर एनर्जी लेवल से एक्साइट होते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, तो वो डी ट्रांजिशन उसे बोला जाता है और उसी की वजह से कलर आता है। ये समझ लो कैसे, क्योंकि सपोज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ने कोई बाहर से लाइट, कोई बाहर से एनर्जी ही उसने एब्जॉर्व करी होगी ना। तो सपोज बाहर से कोई इसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया, एनर्जी किसी वेवलेंथ की होगी जो कि किसी लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो अगर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो उसने कोई एनर्जी सपोज एब्जॉर्व करी, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ ये लेवल है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है तो वो सम एनर्जी, वो सम वेवलेंथ, किसी लाइट को वो एब्जॉर्व कर रहा है, वो किसी वेवलेंथ की है, ठीक है। वो किसी कलर को रिप्रेजेंट करती, किसी कलर के वेवलेंथ के साथ मैच करके और उसको उसने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक्साइट कर दिया। अब क्या होता है, एक होती है आपको एब्जॉर्व्ड एनर्जी और दूसरी होती है आपकी ट्रांसमिटेड एनर्जी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, एक एब्जॉर्व्ड कलर होता है। जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ही आपको दिखता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही आपको आइस में दिखता है। यानी कि क्या होगा, सपोज यहाँ पर इसने एब्जॉर्व किया कोई कलर, ठीक है, इसने एब्जॉर्व किया किसी दूसरे कलर की एनर्जी, पर आपको दिखेगा क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, ठीक है। जैसे आपका ये कलर व्हील होता है, कलर व्हील से इस चीज़ को वैसे समझाया जाता है, विप ग्योर। दैट मीन्स इस तरह से अगर आपने सपोज रेड की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्व करी है, एब्जॉर्व कलर अगर रेड के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर आपने एब्जॉर्व करी है, तो आपकी आइस को कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा, आपकी आइस को ग्रीन कलर दिखेगा। ओके, इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। तो नाउ ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रॉन गेन, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा, गेन सम एनर्जी ऑफ लाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू सम वेवलेंथ ऑफ लाइट विच जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। कलर दैट आई सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और जो हमारी आंखें देखती है वो एब्जॉर्व कलर नहीं, जो डायरेक्टली एब्जॉर्व किया होता है इलेक्ट्रॉन ने वो कलर नहीं देखती है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो कलर देखती है। ओके, कलर व्हील के अकॉर्डिंग जो उसका ऑपोजिट कलर होता है वो आपको दिखता है। जैसे डी ट्रांजिशन कैसे होती है, जब स्प्लिटिंग आपकी होती है तो ये डी ट्रांजिशन हो रही है, इसकी वजह से कलर आ रहा है। नाउ जिंक 2 पॉजिटिव आपके जैसे D10 हो गया, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0 हो गया। अगर फुली फिल्ड एंड 0 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो वो कलरलेस हो गए, बाकी आपके सारे कलर्ड हो गए, जैसे टाइटेनियम +3 भी आपका कलर्ड है।
ओके तो इस तरह से कलर डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपका KMnO4 K2Cr2O7 है, आपको पता है इन दोनों के बहुत ब्रिलियंट कलर आपको देखने को मिलते हैं, बट अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, जैसे इसमें मैंगनीज 7 पॉजिटिव है, इसमें क्रोमियम 6 पॉजिटिव है, इनमें 0-0 कॉन्फ़िगरेशन आती है। ऐसे क्यों? देखो यहाँ अगर डी ट्रांजिशन की वजह से आप देखते तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका कलर ही नहीं होना चाहिए था, बिकॉज क्या है, ये D0 है। दे शो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये चार्ज CFT यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर शो करते हैं। अब देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, सपोज ये लाइगेंड है, ये मेटल है, ठीक है, लाइगेंड कौन से ऑक्साइड्स हैं, यहाँ पे सपोज मैंगनीज है, इसके डी ऑर्बिटल्स में अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो क्या करता है ऑक्सीजन फॉर द टाइम बिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर करता है, तभी तो चार्ज ट्रांसफर बोला है, चार्ज ट्रांसफ़र करता है जो लाइगेंड होता है मेटल की डी ऑर्बिटल्स में, और डी ऑर्बिटल्स में एकदम फिर क्या हो जाती है, ट्रांजिशन हो जाती है। इसी वजह से चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से थोड़े टाइम के लिए, और उसी वजह से कलर आता है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, सिर्फ आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए। कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नाउ बाकी छोटी छोटी चीज़ें कि फॉर्मेशन ऐसे आ जाता है कि बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों करते हैं ज़्यादा, ये क्यों है, बिकॉज हाई आयनिक चार्ज होता है इन पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वीकेंड डी ऑर्बिटल होगा, सो दैट दीज ऑर्बिटल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लाइगेंड भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन की वजह से। दूसरा आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी शो करता है, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आया है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ ये अच्छी शो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको पता है जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अगर वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, वैसे मेन रीजन तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने का यही है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, इसीलिए वाइड रेंज ऑफ कैटलिस्ट ये होते हैं। कैन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू द फॉर द रिएक्टेंट, ऑब्वियसली सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करते हैं। बीइंग कैटलिस्ट दे लोअर डाउन द, ये आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे निकल है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में यूज़ होता है कैटलिस्ट की तरह। Fe जो है वो हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है। हैबर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की सिंथेसिस वाला प्रोसेस हैबर प्रोसेस है। जैसे वेनेडियम इन द फॉर्म ऑफ V2O5 इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज़ होता है वेनेडियम का एज अ कैटलिस्ट। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 को का जो प्रोसेस है उससे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा जाता है। तो आती है बात फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जो बनाए हैं वो लेटस ऑफ मेटल है, तो आपको पता है जैसे ये मेटल के एटम्स है, ठीक है, बीच बीच में क्या है, ये जो साइड्स आ गई ये आपकी इंटरस्टिशियल साइट, ये जो आपकी साइड वेकेंट साइट्स दिख रही है ये इंटरस्टिशियल साइट होती है जो बीच में बच जाती है, जो गैप बच जाता है। तो अब क्या होगा, सपोज ये मेटल है आपका कोई ट्रांजिशन मेटल का, ये आपका लेटस है, तो यहाँ पे अब क्या होते हैं कुछ एटम जिनका साइज की स्मॉल होगा वो यहाँ पे यहाँ इंटरस्टिशियल साइट्स पे ट्रैप हो जाता है। ट्रैप्ड एटम्स इन इंटरस्टिशियल साइट जो कि मैंने यहाँ बनाया है, तो ये इस वजह से ये पूरा जो कंपाउंड फाइनल कंपाउंड मिलता है, अगर कोई आपने एटम्स को कोई दूसरे एटम्स को अगर आपने इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप किया है तो ये कहलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब ये कैसे बनते हैं, कौन से ये एटम होते हैं जिन्हें ट्रैप करते हैं, जो स्मॉल एटम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोजन को कर दो, कार्बन नाइट्रोजन को कर दो इसमें ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस ऑफ द मेटल। दे आर नॉन स्टाइशोमेट्रिक, नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट, ना ये टिपिकली कोवेलेंट होते हैं ना पूरे आयनिक होते हैं, और नॉन स्टाइशोमेट्रिक होता है। ऐसे नहीं कि टू मोल्स ऑफ ये एटम आपने ट्रैप किया है, ये थोड़े इस तरह से होते हैं कि ये स्टाइशोमेट्री जो होती है इनकी पॉइंट्स में होती है, ओके, इसीलिए नॉन स्टाइशोमेट्रिक इन्हें कंपाउंड्स कहा जाता है। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की खास बात क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। देखो एक प्योर मेटल है, अगर उसके इंटरस्टिशियल साइड्स पे आपने कोई कार्बन हाइड्रोजन वगैरह को लगा दिया है तो वो उसका जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा उसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा देन द ओरिजिनल मेटल से, ठीक है, वो ज़्यादा हार्ड बनेगा। दे आर वेरी हार्ड, और इस वजह से वो हार्ड होते हैं। सम बोराइट्स, जब बोरोन को आप ट्रैप करते हो, सम बोराइट्स अप्रोच डायमंड्स इन हार्डनेस, ओके, इतने हार्ड बन जाते हैं। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ऐसा नहीं है कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है, रहती है। दे आर केमिकली इनर्ट, बट केमिकल रिएक्शन ज़्यादा ये नहीं शो करते, केमिकली इनर्ट बन जाते हैं।
ना अलॉय फॉर्मेशन, सबसे पहले अलॉय क्या होता है? अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स एंड देन कूलिंग इट। जैसे अलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियसली दोनों मेटल्स को आप मिक्स करोगे। कैसे? पहले दोनों को मेल्ट करोगे और आपस में अच्छे से मिक्स कर दोगे होमोजीनियसली, सो दैट प्रोपोर्शन आपका ठीक रहे। तो ट्रांजिशन मेटल ये अलॉयज बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत ज़्यादातर ये ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ट्रांजिशन जो आपके अलॉयज फॉर्मेशन है उसके लिए एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि उनका सिमिलर रेडियाई होना चाहिए, साइज जो होना चाहिए उनका ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। जो जिन दोनों को आप मिला रहे हो उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, तो ही आपके अलॉयज बनते हैं। जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रास में आपका कॉपर एंड जिंक होता है और ब्रॉन्ज में आपका कॉपर एंड एसिन होता है। अब ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स में जो आपके रेडियाई है वो इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ट्रांजिशन मेटल में आपको ऐसे मेटल्स मिल जाते हैं जिनके थोड़े थोड़े कंपैरेबल रेडियाई होते हैं, इसी वजह से ये अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में हम बात करते हैं। अब आती है इसकी रिएक्शन, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें हम करेंगे। नाउ पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7, इसका ऑरेंज कलर होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर। प्रिपरेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर आपकी कौन सी होती है? क्रोमाइट ओर होती है आपकी FeCr2O4। और देखो जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन डायरेक्ट आप लर्न कर लो, क्योंकि 3-4 मार्क्स में आपके पास डायरेक्टली ये आ जाता है। किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं याद रखना? ABCD की फॉर्म में, कि बताइए ये रिएक्ट करा इसके साथ, फिर येलो कलर दिया, उसका कंपाउंड का नाम A बोल दिया, फिर ये वाला जो कंपाउंड है ये H2SO4 एसिडिक सॉल्यूशन में फिर कोई कंपाउंड बना रहा है, वो KCl के साथ रिएक्ट करके C कंपाउंड बना रहा है जो कि आपका ऑरेंज कलर का है। तो बेसिकली जो भी इसमें ABCD वाले क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो हमेशा इनसे ही आते हैं जो इनकी प्रिपरेशन होती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है कि कैसे पूछ लेते हैं। सपोज ये है क्रोमाइट ओर, एक तो लर्न कर लो, ये क्रोमाइट ओर है, इसके सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऐसे आ जाता है व्हेन द क्रोमाइट ओर, या फिर डायरेक्टली यही फॉर्मूला दे देंगे, आपको पता होना चाहिए यही है। इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रोड्यूस अ कंपाउंड हैविंग द येलो कलर A, और उसको A बोल देंगे। तो आपको बताना होगा कि वो A क्या है। तो अगर रिएक्शन आपने लर्न करी होगी तो कहीं से भी ABCD बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं छोड़नी है ये ना। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब ये इसके साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो Na2CrO4 बनाता है। देखो यहाँ Cr2O4 है, Cr2O4 जो है वो डाइक्रोमेट होता है क्योंकि 2 क्रोमियम है। ये क्या है? ये क्रोमेट है, CrO4 है, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट आ गया। हमेशा याद रखना इसका येलो कलर होता है, क्योंकि जहाँ पर भी आपका क्रोमेट आता है, CrO4 आता है, वो येलो कलर का होता है। जो आपका डाइक्रोमेट होता है, Cr2O7 होता है, वो ऑरेंज कलर का होता है। और साथ में Fe2O3 बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यहाँ पे एफरवेसेंस दिखाई देगी आपको, ये भी एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये जो येलो कलर का कंपाउंड है जो कि क्रोमेट है, हमेशा याद रखना क्रोमेट येलो कलर का होता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और आपको सोडियम आपको Na2Cr2O7 देता है जो कि आपका सोडियम डाइक्रोमेट होता है। ओके, अब ये एक्चुअल में क्या हुआ? सोडियम डाइक्रोमेट बना दिया। अब डाइक्रोमेट अगर आपका आ गया तो यहाँ पे Na2SO4 एंड वाटर भी निकलेगा। लास्ट में आपका KCl के साथ रिएक्शन से जो ये Na है उसकी जगह सिर्फ K2 करना है और बाकी NaCl निकालना है। बाकी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑरेंज कलर का, क्योंकि Cr2O7 जहाँ पर भी आगे वो हमेशा ऑरेंज कलर का होगा, तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। तो रिएक्शन आपको फुली आपको लर्न होनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी क्या है? जो ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव, वो इस फॉर्म में रहता है, ठीक है, इस फॉर्म में रहता है और वो ऑरेंज कलर का होता है। जो क्रोमेट आयन होता है वो हमेशा येलो कलर का होता है। तो कलर से भी एक्चुअली पता चल जाता है कि कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है। डाइक्रोमेट जो जहाँ पर 2 क्रोमियम है वो ऑरेंज है, 1 क्रोमियम वाला येलो है। अब इसके रिएक्शंस देख लो, ऐसे बहुत रिएक्शन है, बट आपको जनरली बता दूं मैं कि एसिडिक मीडियम में हमेशा जो डाइक्रोमेट आयन होता है, देखो जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे डाइक्रोमेट अगर है तो डाइक्रोमेट में ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसके रिडक्शन हो जाती है, यानी कि वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड वाटर ऑलवेज बनाएगा। तो सपोज
सपोज अगर कोई रिएक्शन आपके इस तरह से आ गई, डाइक्रोमेट की रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम को आपको दिख रहा है Fe2 पॉजिटिव है, तो आपको ये तो इन दोनों का तो पता है क्या बनाना है, दिस एंड दिस बनाना है। तो अगर इसकी +6 से +3 यानी कि खुद की अगर इसकी रिडक्शन होती है तो जो साथ वाला एक्स्ट्रा प्रेजेंट है उसकी ये ऑक्सीडेशन करेगा, यानी कि +2 से +3 भेजेगा। अगेन यहाँ पर भी इसके साथ I नेगेटिव है, तो I नेगेटिव से उसकी ऑक्सीडेशन किस में करवाएगा, 0 में करवाएगा। इस तरह से आपको ये रिएक्शंस भी लर्न करनी है। एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है जो है रिएक्शन विद H2O2, जो कि एक्सेप्शनल है। सपोज एसिडिक मीडियम ले लिया, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके साथ जब रिएक्शन कर रहे हो तो क्रोमियम का CrO4 बनता है, जो कि क्रोमियम ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड क्या बोलते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड पर ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, CrO5 को। और ये डीप ब्लू कलर का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती है, क्योंकि यहाँ पे ये पर ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है। तो आपको ये याद रखना है, इसकी रिएक्शन इस तरह से होती है। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट की, जो कि है KMnO4। KMnO4 की बात तो एक तो प्रिपरेशन वाली बात है कि ये फ्रॉम द मिनरल पायरोल्यूसाइट, एक होता है मिनरल, उससे बनाया जाता है, जो कि पायरोल्यूसाइट क्या होता है, MnO2। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है, अगेन ये भी स्टेटमेंटल फॉर्म में ABCD की फॉर्म में आ जाती है, तो इसमें कलर पे ज़्यादा ध्यान आपको रखना होता है। जो MnO2 है पायरोल्यूसाइट, उसकी रिएक्शन KOH के साथ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर लिखा आएगा। तो आपको क्या मिलेगा इससे, K2MnO4, सबसे पहले MnO4 मिलता है। तो आपको पता है ये क्या है, पोटाशियम मैंगनेट है। दिस इज पोटाशियम, देखो आपको KMnO4 होता है पोटाशियम परमैंगनेट, K2MnO4 होता है पोटाशियम मैंगनेट, पर नहीं होगा, सिर्फ मैंगनेट होगा, जो कि ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो आपका पोटाशियम परमैंगनेट है वो आपका पर्पल कलर का होता है, वो पर्पल कलर का होता है, पर इसका जो मैंगनेट होता है, परमैंगनेट इसका पर्पल कलर का है, जो मैंगनेट है अकेला वो आपका ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ पे ये बन गया। अब उसके बाद होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये समटाइम्स अकेले भी पूछी जाती है। जब इसमें एसिड में इसको डाला तो इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन हुई, यानी कि मैंगनेट आयन से ये क्या बन गया, Mn आपका परमैंगनेट आयन से, सॉरी मैंगनेट आयन से आपका पर मैंगनेट आयन बन गया। जैसे कि क्या है, MnO4 2 नेगेटिव है आपका, तो आपका ये MnO4 नेगेटिव बन जाएगा। ओके, साथ ही साथ इसका पर्पल कलर भी आएगा एंड साथ में MnO2 एंड H2O भी बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। और जो यहाँ पे कलर है, कलर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पर ग्रीन आया था तो यहाँ से ग्रीन कलर से स्टार्ट होके फिर से आपका पर्पल कलर देखने को मिला। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होगी, बस K नहीं लगाया, बाकी तो परमैंगनेट ही बन गया है। ये तो पायरोल्यूसाइट से थी। और ये आपका आ सकता है कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, डायरेक्टली MnO5, जैसे पायरोल्यूसाइड आपने यूज़ किया था, इसमें भी स्टेप 1 में यही करो, फ्यूज्ड विद KOH, ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इसमें इस तरह से लिखा गया है KOH के साथ करो, उसके बाद ऑक्सीडाइज करो एयर में, आपको मैंगनेट आयन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंगनेट आयन मिल रहा है। उसके बाद इस मैंगनेट आयन की इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करनी है इन एल्कनी सॉल्यूशन, तो आपको परमैंगनेट मिल जाएगा, जो कि आपका पर्पल कलर का होगा। तीसरा आता है लेबोरेटरी जो मेथड है आपका, उसमें Mn2 पॉजिटिव ले लिया, पर ऑक्साइड सल्फेट पर ऑक्सो डाइसल्फेट आपका ले लिया, ठीक है, क्योंकि 2 सल्फर यहाँ पे है और वाटर के साथ इसमें रिएक्शन हुई, तो मैंगनीज जो 2 पॉजिटिव है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पर मैंगनेट में एंड सल्फेट आपको मिल जाएगा, H पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन डायरेक्टली लेबोरेटरी वाली जो प्रिपरेशन है डायरेक्टली लर्न करनी है ना। रिएक्शंस की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रिएक्शंस यानी कि KMnO4 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, अगर हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, एक आपको बनेगा, ध्यान से देखना, ये है परमैंगनेट, ये है सिर्फ मैंगनेट, K2 लगेगा, K2MnO4, तो पोटाशियम मैंगनेट मिलेगा एंड MnO2 है वो आपको मिलेगा, जिसका ब्लैक कलर भी होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और आपको वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, आपको आनी चाहिए ये। ओके, नाउ इसकी रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम है, यानी कि MnO4 नेगेटिव, KMnO4 ही सोच लो, अगर वो एसिडिक मीडियम है यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एसिडिक मीडियम मतलब 16H पॉजिटिव, तो वो क्या देगा, आपका Mn2 पॉजिटिव देगा, क्योंकि उसकी खुद की रिडक्शन हो रही है और दूसरे की वो ऑक्सीडेशन करवाता है। ओके, एसिडिक मीडियम में ये जाता है। तो यहाँ पर अगर एसिडिक मीडियम है, अब यहाँ पे जो भी चीज़ आ जाए, इसकी जगह Fe2 पॉजिटिव भी आ सकता था, वो किस में चेंज हो जाएगा, Fe3
पॉजिटिव में हो जाएगा। उसी तरह I नेगेटिव, सिर्फ यहाँ पे ये डिफरेंट है, बाकी तो ऑक्सीडेशन ईजी होती है। I नेगेटिव यहाँ पे है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी I2 0 में, ठीक है। यहाँ पे I नेगेटिव से 0 में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। बट दूसरा जो आता है, अगर ये न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन सॉल्यूशन अगर आ जाए मैंगनी MnO4 नेगेटिव के साथ, ये आ जाए न्यूट्रल या फिर फेंटली हल्का सा अल्कलाइन, तो क्या हो जाएगा, अभी तो ये किस में जा रहा था Mn2 पॉजिटिव में, अब किस में जाएगा, MnO2 में चला जाता है। उसी तरह से देखो, अगर रिएक्शन आपकी ऐसी आ जाए, आपको पता है वाटर के साथ ये MnO2 में चला जाता है, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो I नेगेटिव है ऑब्वियसली उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, उसकी ऑक्सीडेशन ना, ये इंपॉर्टेंट है, I नेगेटिव की ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, IO3 नेगेटिव मतलब आयोडेट बना देता है, क्योंकि इसमें आयोडेट में I की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो I नेगेटिव से आयोडेट में ये कन्वर्ट हो गया। इस तरह से कोई भी रिएक्शन आएगी, खुद की तो वो आपकी फिक्स्ड है, जो आपने लर्न करी है, एसिडिक में ये बनेगा और अल्कलाइन न्यूट्रल में ये बनेगा, बाकी जो भी आ जाए उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। सिर्फ आयोडीन की थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी Fe2 पॉजिटिव का आ गया तो Fe3 पॉजिटिव करोगे, बाकी सब ईजी रहता है। ओके, नाउ अब F ब्लॉक भी हम जल्दी से कर लेते हैं। F ब्लॉक में क्या होता है, जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-2 F ऑर्बिटल्स। n-F जो कौन सी है, वो एंटी पेनल्टीमेट लेवल है, यानी कि आपका एंटी पेनल्टीमेट मतलब पेनल्टीमेट होती है सेकेंड लास्ट, उससे भी अंदर वाला लेवल है जहाँ पे F ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में जा रहा है तो दैट मीन्स वो एलिमेंट्स कौन से हैं, वो F ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से ही तो उठाए गए हैं 14 एलिमेंट्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहती है, देखो इसमें F D और S रहता है, देखो D के भी अंदर आपका एक F ऑर्बिटल है। अब F अगर ये NS2 आपने कर लिया, यहाँ पे n-1 D 0 to 1 आएगा, देखो D यहाँ पे सिर्फ 0 या फिर 1 आएगा, बट F यहाँ पे 1 to 14 जाएगा। ओके, F में टोटल आप 14 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो, और इनर पेनल्टीमेट शेल है, यानी कि सेकेंड लास्ट से भी फिर उसके अंदर है। लेंथेनाइट्स एक्टिनाइट दो सीरीज आती है। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा 4F में, और एक्टिनाइट्स में 5F में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा होगा। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कहाँ से और कहाँ से शुरू होते हैं, ये आपके सारे, ये आपके सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक जाते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर जो आपका लेंथेनम है, देखो सीरियम 58 हो गया और ल्यूटीशियम 71 तक ये आपके लेंथेनाइट्स आते हैं। जो आपका लेंथेनम है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक नहीं है, बट इसकी जो केमिस्ट्री है वो हम इसके साथ पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसकी केमिस्ट्री रिजेंबल करती है। बट हमेशा याद रखना जो La है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, सीरियम से ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट ल्यूटीशियम तक जाता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जीनॉन के साथ आप लिखोगे, ये तो 5d1 और 6s2 रहता है लेंथेनम। जो सीरियम है, सीरियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 4f1 d1 6s2। देखो बाकी डी में सारा 0 0 0 0 हो रहा है, यहाँ पर भी 0 है, सिर्फ यहाँ पे गैडोलिनियम में 1 आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में ल्यूटीशियम में 1 आएगा। एस सारा 2 2 है। अब लास्ट के जो ये 14 14 रहेंगे और बीच के ये 7 7 रहेंगे। तो ये जो है आपके देखो F7 है, यानी कि F में टोटल इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14, उसका आधा है, यानी कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी इनकी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से। और यहाँ पे फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिटल आएगी यहाँ पे। इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट सीरियम की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर यूरोपियम एंड गैडोलिनियम की एंड यटरबियम एंड ल्यूटीशियम की तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। बाकी भी कर लो, बाकी भी आपकी सिंपल ही है। ओके, नाउ अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये पूछा जाता है कि लेंथेनाइट्स जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। वो इसका रीज़न ये है कि जो लेंथेनाइट्स के जो 4f एंड 5d जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनके शेल के बीच का गैप जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो नहीं करते, क्योंकि जब गैप ही इनमें बहुत ज़्यादा है तो ये 4f एंड 5d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साथ में बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। सी की वजह से ये लार्ज रहता है, यहाँ पर गैप लार्ज रहता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इतनी ज़्यादा नंबर में नहीं देखी जाती है। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी लेंथेनाइट्स की आपकी +3, इसके साथ साथ +2 एंड +4 भी देखी जाती है। कहाँ कहाँ देखी जाती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियम 4 पॉजिटिव का आता है, वो स्टेबल होती है, क्योंकि अगर आप 4 स्टेबल सीरियम 4 पॉजिटिव करोगे तो आप देखोगे कि F0 बनता है, इसीलिए सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है ड्यू टू क्योंकि यहाँ पे
पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बननी है। यूरोपियम एंड यटर्बियम +2 अगर करोगे, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो अगेन क्या हो जाएगी, वो आपकी स्टेबल बनती है। ये हाफ फिल्ड स्टेबल है, ये आपकी क्या है, फुली फिल्ड, इसमें F फुली फिल्ड रह रहा है। तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी जिनकी हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F में, तो एटलीस्ट वो तो आपको लर्न करनी है ना। होता है एटॉमिक एंड आयनिक जो आपका रेडियाई आता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? साइज़ में कॉन्ट्रैक्शन होना, साइज़ में क्या होना, साइज़ रिड्यूस होना। किसकी वजह से? जो F इलेक्ट्रॉन्स है, खासकर लैंथेनाइट है तो लैंथेनाइट में 4F आता है। 4F इलेक्ट्रॉन की पोर शील्डिंग की वजह से आपका जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जो है वो पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस जो है वो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। इसकी वजह से जो साइज़ होता है वो कम हो जाता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद इंक्रीजिंग, देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे साइज़ इसमें क्या, लैंथेनाइट्स के केस में जब आप लैंथेनाइट की सीरीज़ में जाओगे वैसे वैसे जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो साइज आपका डिक्रीज करता जाता है, आपका लैंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक। दिस रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनाइड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन साइज का कॉन्ट्रैक्शन है, बट इसका आंसर जरूर लिखना है। ऐसा क्यों होता है, कॉज क्या है? इन लैंथेनाइट सीरीज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। जैसे जैसे आप सीरीज में जा रहे हो, लैंथेनम से सीरियम में गए, आगे गए, तो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसमें आपको पता है इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4F में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और 4F का आपको पता है पोर शील्डिंग होता है। देखो द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम सबशेल, 4F में इलेक्ट्रॉन भरते ही जा रहे हैं, एंड देयर इज अ पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 4F जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पोर शील्डिंग होती है, क्योंकि ड्यू टू द शेप ऑफ द F ऑर्बिटल उनकी पोर शील्डिंग होती है। सो दिस पोर शील्डिंग विल कॉज डिक्रीज इन साइज। ऐसा क्यों होगा? आपको पता है ये सबसे अंदर होते हैं, सबसे बाहर 6s है, उसका इलेक्ट्रॉन इसने अंदर वाले न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना है, तो बीच में जो 4F इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कोई शील्ड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे। जब यहाँ कोई शील्ड ही नहीं होगी ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेगा, अंदर को बुलाएगा, यानी कि साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी वजह से कहते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है जो कि आप पढ़ भी चुके हो डी ब्लॉक में भी, कि इस लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलैरिटी इन 4D एंड 5D के जो साइजेस है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और हमने वहाँ पर भी किया था स्कैंडियम से ज़्यादा है यटीरियम, और यटीरियम से ज़्यादा है लैंथेनम का। इसमें कोई भी वो एबनॉर्मलिटी नहीं देखी गई है, क्योंकि जो 4F इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके बाद शुरू होते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें देखो यहाँ से यहाँ तो बढ़ गया साइज, बट यहाँ और यहाँ जो 4D एंड 5D है, जिरकोनियम एंड हैफनियम का बहुत बार पूछा जाता है ये क्यों है, साइज 4D एंड 5D के ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों है? आपको बोलना है ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होता है। नाउ दूसरा जो आपका इसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है? डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स। आप ये देख पा रहे हो कि जो लैंथेनाइट्स का जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, पर वो डिक्रीज थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक एक यूनिट चार्ज ही बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा वो कम होता रहता है। मतलब उतना ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कम हो गया, थोड़ा कम होता है। सिंस चेंज इन आयनिक रेडियाई इन लैंथेनाइट्स इज़ वेरी स्मॉल, जो उनका साइज है वो मतलब उनका जो वेरिएशन है साइज का स्मॉल होना वो बहुत कम है, कम गैप से वो स्मॉल हो रहा है। सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, तो ऑब्वियस सी बात है जिनका साइज सिमिलर होगा उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, हेंस दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट। तो इसी वजह से जो लैंथेनाइट्स है उससे सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। ये एक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की ही वजह से एक कॉन्सिक्वेंसेस है। ओके, नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिहेवियर में वही आ जाएगा, ज़्यादातर देखा जाए तो पैरामैग्नेटिक होते हैं ये, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल ही जाते हैं इनके पास, एक्सेप्ट जो लैंथेनम का 3 पॉजिटिव, ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव अगर देखोगे तो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो डायमैग्नेटिक बन जाता है। यहाँ पे स्पिन ओनली फॉर्मूला अगेन वही रहेगा, √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कलर किस वजह से होता है? मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइट्स आर कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है इसमें, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगी वही ट्रांजिशन करेगी, इसी वजह से कलर आएगा। नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़, लैंथेनाइट कैन बी यूज्ड इन अलॉय फॉर्मेशन मेनली टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। लैंथेनाइट्स का यूज़ अलॉय फॉर्मेशन में भी करा जाता है, यानी कि कहाँ और करा जाता है?
जो आपके मेनली टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। स्टील की जो स्ट्रेंथ है, आपको पता है स्टील भी एक अलॉय है, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए लैंथेनाइट्स का भी यूज़ किया जाता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है, मिश मेटल के बारे में। मिश मेटल एक तरह का अलॉय है जिसमें कि आपका लैंथेनाइट मेटल, कोई भी लैंथेनाइट मेटल आएगा जो कि 90% आप यूज़ करोगे, जैसे सीरियम भी यूज़ कर सकते हो, 95% कोई लैंथेनाइट मेटल यूज़ करते हैं और 5% आयरन का मिक्सचर होता है मिश मेटल। और इनका यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ द बुलेट शेल्स एंड लाइटर फिंट्स में इसका यूज़ होता है। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको कैसे आता है, सीरियम 3 पॉजिटिव का निकालने को आता है। ये क्वेश्चन आए भी है, तभी मैं करवा रही हूँ उन्हें। सीरियम 3 पॉजिटिव का अगर आएगा तो सीरियम का क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, सीरियम की लर्न होनी चाहिए F1 D1 एंड 6s2 होती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 यहाँ से 1 1 यहाँ से 4f1 हो जाएगा। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आपको पता है f ऑर्बिटल्स क्या होता है, उसमें f ऑर्बिटल इस तरह से होता है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भर लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका √n/n+2 बोहर मैग्नेटोन हो गया, यानी कि 1.7 आपका बोहर मैग्नेटोन। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ अब बात आती है एक्टिनाइट्स की। एक्टिनाइट्स जो सीरीज है वो आपकी 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंशियम तक है, ठीक है। और अगेन जो एक्टिनियम है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट पड़ा यहाँ पर जाता है। रेडॉन में आपका यहाँ पे डी वाली सीरीज चलती है, तो थोरियम में यहाँ पे F0 रहता है, इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पे। बाकी इसमें कौन सा ऑर्बिटल भरता है, यहाँ पे लास्ट आपके इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो 5f ऑर्बिटल्स में जाते हैं, 5f इलेक्ट्रॉन भरते हैं। These are mostly radioactive elements, सारे के सारे ये यहाँ पे रेडियो एक्टिव रहते हैं, जैसे यूरेनियम भी आपको पता है आपका ये रेडियो एक्टिव रहता है। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +3 इसकी भी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके साथ साथ ये वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये इसकी खास बात है। जैसे +4 +5 +6 +7 तक ये शो करता है। तो इस तरह से आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस भी लर्न होनी चाहिए। इसमें 7s लास्ट में होता है, फिर 6d आता है, फिर सबसे अंदर 5f पड़ा होता है, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिनाइट्स है। नाउ इसमें मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी इसकी +3 है। और इसमें आपको क्या चीज़ लर्न करनी है थोड़ी, जिन में आपके पास F के 14 और F7 रहते हैं, एटलीस्ट आपको वो कॉन्फ़िगरेशंस तो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ना कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आएगा। नाउ एक्टिनाइट शो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्टिनाइट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इनफैक्ट लैंथेनाइट नहीं शो करते। तो आंसर क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द, जो उनके ऑर्बिटल है 5f 6d 7s जो सबशेल है, उनके बीच बहुत ही कम गैप है। गैप कम होने की वजह से सारे ये सभी के इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा कि यहाँ पर इनका एक्टिनाइट्स में लेस गैप होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिखे कि लेस गैप होने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हेंस ऑल ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन में, ये पार्ट ले सकते हैं इस तरह से। नाउ इस चीज़ का एक्टिनाइट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एक्टिनाइट शो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब इसके पास क्या है, इसके पास 5f इलेक्ट्रॉन्स है ना, और आपको पता होना चाहिए 5f तो और ज़्यादा पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पुअर शील्डिंग अगर 5f प्रोवाइड कर रहे हैं तो रेडियाई क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ड्यू टू द मोर पुअर शील्डिंग ऑफ द 5f electron. As a result of this, ionic radii of these metal ion decreases regularly. Okay. Now, why actinide contraction is more than the lanthanide contraction? ये भी क्वेश्चन आता है और आया हुआ है, NCERT का भी क्वेश्चन है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी ज़्यादा क्यों होती है देन द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? देखो, दिस इज बिकॉज इन एक्टिनाइड्स में क्या होते हैं, ये वाले 5f के जो ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं, और यहाँ पे लैंथेनाइड्स में 4f के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए, वैसे तो f दोनों ही पुअर शील्डिंग करता है, पर 4f और 5f में से भी आपका जो 5f रहता है वो ज़्यादा पुअर शील्डिंग करता है। अगर ये ज़्यादा पुअर शील्डिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा
जो साइज़ है उसको कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली, कोई शील्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और साइज़ कम हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है इसमें, ड्यू टू द मोर पुअर शील्डिंग ऑफ द 5f देन द 4f। 4f से भी ज़्यादा पुअर इसकी शील्डिंग होती है, इसी वजह से ये क्या करते हैं, साइज़ को कम करते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इनमें बात करते हैं। अगेन वही मोस्ट कॉमन +3 रहती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और क्वेश्चन भी आता है क्यों, आपको बोलना है बिकॉज देयर इज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 5f 60 एंड 7s ऑर्बिटल। जैसे थोरियम आपका हो गया +4 होता है, फिर देन +5 होता है, यूरेनियम का +6 होता है, NP का आपका +7 होता है, यानी कि एज हाईएस्ट +7 तक भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच सकती है एक्टिनाइड्स की। ओके, इनके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव सिल्वरी अपीयरेंस, सिल्वर की तरह इनकी अपीयरेंस होती है। ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑलमोस्ट ऑल जो एक्टिनाइड्स होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, तभी इनकी ज़्यादा केमिस्ट्री हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइड, अगर इन्हें फाइनली डिवाइड करोगे स्पेशली तब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, याद रखना एक्टिनाइड्स जो होते हैं उनकी हाई टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। देन द लेंथेनाइट, लेंथेनाइट से भी ज़्यादा हाई टेंडेंसी होती है इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके हाई चार्जेस होते हैं और इनके और ज़्यादा स्मॉल साइजेस होते हैं। ओके, नाउ यूजेस ऑफ जो एक्टिनाइट्स है उसमें यूजेस ऑफ यूरेनियम आता है। यूरेनियम का यूज़ कहाँ है, यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल्स। इट्स सॉल्ट आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेडिसिन में इनका यूज़ होता है। जो थोरियम है वहाँ वो किसका यूज़ है, कहाँ पर यूज़ है, used in atomic reactors and in the treatment of cancer। जो प्लूटोनियम है आपका फ्यूल फॉर एटॉमिक रिएक्टर्स एज वेल एज फॉर मेकिंग एटॉमिक बॉम्ब्स, इनमें इनका यूज़ होता है इन सब चीज़ों का। एट लास्ट, अब ये लास्ट है आपका लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में क्या डिफरेंस है। पहली बात कि अदर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैन शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकते हैं। +3 के साथ साथ ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से लेकर 7 तक शो करते हैं। इसमें सिर्फ जो आपका है वो PM यानी कि प्रोमीथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका दे आर मतलब नॉन रेडियो एक्टिव, बाकी नॉन रेडियो एक्टिव है, सिर्फ आपका प्रोमीथियम है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। इसमें तो आपके सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव रहते हैं। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो 4f इलेक्ट्रॉन्स में 4f ऑर्बिटल्स में जाता है, इसमें 5f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। और आपको पता है 5f की स्क्रीनिंग इफेक्ट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो मोर पुअर है, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट इसका होता है। दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं बनाते ये, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। अगेन क्यों, क्योंकि चार्ज हाई चार्ज रहता है इसमें, इनके स्मॉल साइज रहते हैं। तो फाइनली हमारा पूरा चैप्टर D एंड F ब्लॉक खत्म हो चुका है। इसे अच्छे से पढ़ना और इजीली आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।